आज का हमारा माइनर एक्ट है पॉक्सो 2012 का। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो ये 2012 का अधिनियम है। बालकों के लिए स्पेसिफिक रूप से कानून बनाया गया है। जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 15(3) आप लोगों को याद हो, तो राज्य बालकों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक रूप से प्रोविजन बनाना चाहती है तो बना सकती है। तो ये बालकों के लिए प्रोविजन बना है कि अगर बालकों के साथ में सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं तो उनका प्रोटेक्शन किया जाए, बच्चों का संरक्षण किया जाए। तो उसी के लिए ये कानून बनाया गया है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसका एक्ट नंबर वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है। लागू होने का डेट आप ऐसे याद रख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी दिन ये लागू हुआ था, 14 नवंबर 2012 के दिन। टोटल 9 चैप्टर हैं, टोटल सेक्शन 46 है। चैप्टर 9 सेक्शन 46। इसका उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य पूछ लेता है कि उद्देश्य की चर्चा कीजिए। तो उद्देश्य क्या है कि लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य, 3 चीजें। कभी कभी ये हिंदी में एकदम चीजें, वर्ड्स क्लियरिटी नहीं देती हैं, तो आप लोग इंग्लिश भी कभी कभी देखना। ये सेक्सुअल असॉल्ट, ये सेक्सुअल हरासमेंट, और ये शब्द जो है पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। तो ये 3 चीजों से के अपराधों से टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों का, यहाँ बच्चों शब्द ना लिखकर बालकों का संरक्षण। क्या क्या चीजें हैं? लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करना इस एक्ट का उद्देश्य है। और भी इसमें उद्देश्य में कुछ चीजें ऐड हैं। तथा अगर ये अपराध हो जाते हैं, पहले तो संरक्षण किया जाएगा, ठीक है, प्रोटेक्शन किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा बच्चों को। लेकिन अगर हो जाता है तो, अगर ये अपराध हो जाता है तो ऐसे अपराधों के ट्रायल करने के लिए, विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था करना, स्थापना करना, स्पेशल कोर्ट बनाना, ताकि वो इस एक्ट के मामलों को देखे। ऐसा कोर्ट सिर्फ इसी एक्ट के मामलों को देखे। तथा उनसे संबंधित अन्य उपबंध के लिए ये एक्ट बनाया गया है। उनसे रिलेटेड कुछ और चीजें जो भी हैं और प्रोविजंस जो हैं, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? बालकों का संरक्षण करना। किन चीजों से? लैंगिक हमला से, लैंगिक उत्पीड़न से, अश्लील साहित्य के अपराधों से। और अगर अपराध हो जाता है तो उनका विचार करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करना, और उनके बारे में कुछ अन्य जो प्रोविजन होंगे उनके लिए एक्ट बनाया गया। यही है उद्देश्य, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 बात करता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस एक्ट का नाम क्या है? विस्तार मतलब लागू कहां तक होगा, और प्रारंभ कब हुआ। तो इस एक्ट का नाम ऊपर मैंने बता ही दिया, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो इस एक्ट का नाम हो गया। पूरा ईयर के साथ में बोला जाता है जब भी नाम बोला जाएगा। विस्तार कहां पर लागू होगा? तो संपूर्ण भारत में लागू हो गया है ये। कब से? ये डेट अगर आपको याद होगा तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब आया था तो उस दिन से ही ये लागू हो गया था, 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर लागू हो। जम्मू कश्मीर पर नहीं लागू होता था, लेकिन उस दिन से जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया। प्रारंभ की बात करें तो मैंने ऊपर बता ही दिया, 14 नवंबर 2012 में ही 14 नवंबर के दिन एक्ट लागू हो गया। तो ये हो गया पहली धारा। अब दूसरी धारा की बात करेंगे। दूसरी धारा में बहुत सारी चीजें नहीं है, बस काम का चीज हमें पढ़ना है। मैं कुछ चीजों को डिस्क्राइब करूंगा, आप समझना। हाँ। तो
आते हैं डेफिनेशन क्लॉज, सेक्शन 2 है। इसमें 2 डेफिनेशन हमें देखना चाहिए, या तीसरा एक और देखना चाहिए, वो कहां पे है बस ये ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं क्या है। बालक, 2D, चाइल्ड, बालक मतलब चाइल्ड, चाइल्ड में डी अंतिम में आ रहा है, चाइल्ड ड डी, और 2D में ही परिभाषा दिया गया है बालक के बारे में। तो चाइल्ड का कहां पे परिभाषा दिया गया है, तो 2D में दिया गया है। क्या परिभाषा दिया गया है, बालक कौन है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है वही बालक है इस एक्ट के प्रयोजनों के लिए। इस एक्ट में बालक कौन है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। 2DA ये बाद में ऐड किया गया था, इसलिए 2DA में दिखेगा। बालक संबंधी अश्लील साहित्य का मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसका तात्पर्य यहाँ पे क्या होता है, बालक संबंधी अश्लील साहित्य के मतलब कि अगर कोई भी बालक को सम्मिलित करते हुए चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी, जहां लैंगिक संबंध बनाने का कोई भी आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण है, मतलब फोटो के रूप में, वीडियो के रूप में, जहां पे विजुअलाइज किया जाए, डिजिटल या कंप्यूटर जनित कोई आकृति जो वास्तविक बालक जैसा लगे, जैसे इमोजी वगैरह, या रूपांतरित सृजित बनाया गया हो, परिवर्तित किया गया हो, बालक का चित्र ही लगे वो, ऐसा कुछ भी है तो उसे कहेंगे कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। मतलब बच्चों का किसी भी अश्लील साहित्य के रूप में यूज किया जाना, फोटो, वीडियो, इमोजी या किसी भी फॉर्मेट में, और देखने से बालक ही लगे, तो उसे कहेंगे कि वो बालक संबंधी अश्लील साहित्य के अंतर्गत आएगा इस एक्ट में। तो ये हो गया 2DA, बालक संबंधी अश्लील साहित्य का तात्पर्य कि उसके अंतर्गत ये सारी चीजें अगर हैं तो बालक संबंधी अश्लील साहित्य माना जाएगा। 2K में क्या डेफिनेशन दिया गया है, साझी गृहस्थी के बारे में दिया गया है। ऐसी गृहस्थी, शेयर्ड हाउस होल्ड इसका इंग्लिश है, ऐसी गृहस्थी जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय पर रह चुका है। मतलब कभी कभी आप देखे होंगे बहुत सारे केसेस आते हैं, एक ही फैमिली में कई बच्चे शिकार हो जाते हैं हरासमेंट के, तो वहां पे जो आरोपित व्यक्ति है जब नातेदारी में रहता है उस बच्चे के साथ में, रिलेटिव रिलेशनशिप में रहता है, रिलेटिव के रूप में चाहे किसी भी रूप में, या किसी समय पे रह चुका है, इन द पास्ट वो रह चुका है, तो उसकी जो गृहस्थी होगी बच्चे के साथ में, हाउस होल्ड जो होगा वो साझी गृहस्थी कहलाएगी। शेयर्ड हाउस होल्ड की मतलब दोनों एक ही साझी गृहस्थी में रह रहे थे, एक ही फैमिली में रहना, लाइक उस तरह से। तो ये 3 परिभाषा DA एंड K में साझी गृहस्थी दिया गया है। 2 में कहा गया है, धारा 2 के दूसरे क्लॉज में, जो शब्द पद इस एक्ट में डिफाइन नहीं है, मतलब जो धारा 2 में डेफिनेशन दिए गए हैं, अगर एक चीज में बताऊं तो एक यहाँ पे जो परिभाषा है A21D है, मतलब ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले क्लॉज में दिया गया है 21D है, चाइल्ड है, और यहाँ पे सब जगह 1 लगेगा। 21DA में है बालक संबंधी अश्लील साहित्य, और 21K में है साझी गृहस्थी, ठीक है, क्योंकि जब 22 आएगा तो 21 था सब कुछ ऊपर वाला, इस वजह से 22 आया, तो ये सब के सब 21 करके तब उसके बाद ABCD है। तो जो परिभाषा मान लो ये 2 क्लॉज 1 में नहीं था, वो परिभाषा मान लो पूरे एक्ट में कुछ शब्द लिखा हुआ, वो शब्द कहां से उठाएंगे, तो वो अगर ये पुराना आईपीसी था, अभी बीएनएस से परिभाषा ले लेंगे, बीएनएसएस से परिभाषा ले लेंगे, या किशोर न्याय अधिनियम 2015, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 से ले लेंगे, या आईटी एक्ट 2000 से ले लेंगे। इस एक्ट में कोई शब्द है जिसकी परिभाषा इसके परिभाषा खंड में नहीं दिया गया है, तो उसकी परिभाषा अगर बीएनएस में है तो वहां से ले लेंगे, बीएनएसएस में है तो वहां से ले लेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में है तो वहां से ले लेंगे, आईटी एक्ट 2000 में है तो वहां से ले लेंगे। तो ये हुआ हमारा धारा 2। अब आता है चैप्टर 3 हमारा, अपराधों की चर्चा यहीं पे होगी। बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध सेक्शन 3 से लेके 12 में दिए गए हैं।
सेक्शन 3 से लेके 12 में जो लैंगिक अपराध दिए गए हैं उनमें अगर मैं बात करूं तो ऑड वाले जो सेक्शन हैं उनमें परिभाषा दिया गया है उन अपराधों का, और इवन वाले जो सेक्शन हैं उसमें दंड दिया गया है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ये ऑड वाले हैं। 3, 5, 7, 9, 11 देखो ऑड है, और इसमें क्या दिया गया है, परिभाषा दिया गया है अपराधों का। 4 5 प्रकार के अपराध हैं, उनकी परिभाषा दी गई है। फिर इवन में पनिशमेंट दिया गया, यहाँ 2 ना लिख के 4 लिखना था, गलती से 2 लिखा गया क्योंकि 2 ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो 4 से स्टार्ट करना है। 4, 6, 8, 10, 12 उसमें उनका पनिशमेंट 3 का पनिशमेंट 4 में, 5 का 6 में, 7 का 8 में, 9 का 10 में, 11 का 12 में, उसके अगली ही धारा में उसका पनिशमेंट दिया गया है। तो अब हम धारा 3 को पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो धाराएं हैं इनमें कुछ चीजों का मैं संकेत बस कर दूंगा, बाकी चीजों को आप लोगों को बेयर एक्ट से पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग है जो सेंसिटिव है, तो इस वजह से मैं बताना प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब पहले लिख लीजिए कौन कौन से अपराध हैं। यहाँ पे प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। यहाँ पे पहला, इन 3 प्रकार का पहला ध्यान दीजिए, 3 प्रकार के अपराध की चर्चा होगी यहाँ पे। एक प्रवेशन लैंगिक हमला और एक लैंगिक हमला और एक लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न, ये 3 ही अपराध की चर्चा होगी। एक प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, प्रवेशन शब्द हटा दो, फिर लैंगिक हमला होगा, फिर सिर्फ लैंगिक उत्पीड़न होगा। इतने तरह के अपराध होते हैं, लेकिन इसी में ही इनका गंभीर रूप भी आता है। वैसे प्रवेशन लैंगिक हमला है तो इसी का एग्रेवेटेड मतलब इसका बड़ा भाई समझ लो, मतलब और गंभीर स्थिति में किया जाता है। जो स्थिति ना होने की आशंका होती है उस स्थिति में भी किया जाता है तो गुरुतर श्रेणी में चला जाता है, एग्रेवेटेड कहलाता है वो। तो वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। ऐसे ही लैंगिक हमला में बात करें तो गुरुतर लैंगिक हमला, इसमें नहीं, उत्पीड़न में नहीं। तो ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के अपराध हमने देखना है। तो आइए देखते हैं। तो धारा 3 में देखो, पहले मैंने छोटे वाले अपराध से, पहले वाले से शुरू किया है, जो लाइक बताया मैंने, उन्हीं से शुरू किया जाएगा। तो पहले में प्रवेशन लैंगिक हमला, फिर अगली धारा में सेक्शन 5 में देखो, 3 में ये हो गया प्रवेशन लैंगिक हमला, 5 में उसका बड़ा रूप गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, 7 में दूसरा अपराध जो बताया लैंगिक हमला, फिर उसके बाद 9 में गुरुतर लैंगिक हमला का बड़ा रूप, और सेक्शन 11 में लैंगिक उत्पीड़न। यही 5 अपराध मैंने आपको बताया, 1, 2, 3, 4, 5। ऑड वाले में डेफिनेशन है तो 3, 5, 7, 9, 11 इनका डेफिनेशन इन धाराओं में दिया गया है। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये इनका परिभाषा दिया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं, क्या गुरुतर रूप क्या होता है। प्रवेशन लैंगिक हमला, जहां पे प्रवेशन से संबंधित कोई भी चीज हो तो आप वहां पे देखिएगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में आप वहां पे देख लीजिएगा, या मैं एक अभी जो मेंस वाला नोट्स दूंगा उसमें देख लीजिएगा। अब उसका पनिशमेंट अगली धारा में, पनिशमेंट छोड़ो, अभी पनिशमेंट बताते हैं। फिर उसी का गुरुतर रूप, बड़ा रूप, धारा 5 में दिया गया है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। यही अपराध जो होता है प्रवेशन लैंगिक हमला, जब आप पढ़ोगे इसमें प्रवेशन से संबंधित चीजें आती हैं। प्रवेशन का मतलब प्रवेश किया जाना, तो मतलब आप उसके बाद पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा धारा को। तो यहाँ पे उसी का बड़ा रूप मतलब पुलिस अधिकारी होकर ऐसा कुछ करे, यही अपराध पुलिस अधिकारी होते हुए करे, सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए करे, या लोक सेवक होते हुए करे, या आप किसी प्रोटेक्शन होम में हो, रिमांड में हो, जेल में हो, वहां पे किसी कर्मचारी द्वारा या किसी के द्वारा यही अपराध किया जा रहा हो तो गुरुतर रूप में चला जाएगा। किसी अस्पताल में हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहां पे कोई प्रबंध का, मैनेजमेंट का या कोई कर्मचारी होते हुए ये ऊपर वाला अपराध करता है तो गुरुतर श्रेणी में चला जाएगा। ये सब गुरुतर श्रेणी का बता रहा हूं, यहाँ पे नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है। लेकिन वही सिचुएशन
किसी पुलिस द्वारा किया जा रहा हो, किसी नौसेना अधिकारी द्वारा, नौसेना के सदस्य द्वारा किया गया, सॉरी नौसेना कह रहा हूँ, सुरक्षा बल का सदस्य कर रहा हो, या किसी लोक सेवक द्वारा किया जा रहा हो, या रिमांड में हो, जेल में हो, ऑब्जर्वेशन होम में हो, प्रोटेक्शन हाउस में हो, या सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में हो, तो वहां का मैनेजमेंट जो है ऐसा कुछ कर रहा है, या वहां का कर्मचारी कर रहा है, या आप शिक्षण संस्थान में, स्कूल कॉलेज में हो, या धार्मिक संस्था में कहीं पर हो, वहां का मैनेजमेंट या वहां का कोई कर्मचारी आपके साथ यही ऊपर वाला बर्ताव करता है, तो गुरुतर श्रेणी में जाएगा। या हथियार वगैरह दिखाते हुए बच्चे को कोई ऐसा काम किया, यहाँ पे सारे जगह पे बच्चे की बात होगी, ध्यान दीजिएगा आपके साथ, मतलब इन द सेंस की जहां पे बच्चे की बात हो रही है, क्योंकि पूरा एक्ट बच्चे के बारे में, तो बालक के बारे में, तो बालक पर हथियार वगैरह दिखाते हुए कोई यही चीज करे तो गुरुतर श्रेणी में चला जाएगा। कोई बालक को क्या कहते हैं, उपहति कारित करते हुए, चोट पहुंचाते हुए, शरीर का नुकसान पहुंचाते हुए यही काम करे तो गुरुतर श्रेणी में। तो यहाँ पे सब चीज में देखोगे कि आप उसी का गंभीर रूप, नॉर्मली अगर किया जाए तो नॉर्मल लैंगिक हमला होगा, प्रवेशन लैंगिक हमला। हाँ ठीक है, तो ये हुआ, मतलब इतने सारे मैं बता रहा हूं कि नॉर्मल रूप में अगर बच्चे के साथ में प्रवेशन लैंगिक हमला होता है तो वो धारा 3 में चला है नॉर्मली, मतलब किसी न हथियार का यूज हो, या जो कस्टडी में, जिसके कस्टडी में है हम, या सारी चीजें पुलिस अधिकारी होते हुए, या गंभीर रूप उसका है। आप देख सकते हो जितना चीज मैं बता रहा हूं ये सब उसका गंभीर रूप है। ऐसे ही कई सारी चीजें हैं उसके अंतर्गत आता है कि बालक की मृत्यु हो जाती है, आ, उसका, अच्छा डिसेबल बच्चा है, उसका फायदा उठा के किया जा रहा है, तो हर जगह पे देखोगे ना नॉर्मल से अलग कंडीशन है। तो नॉर्मली अगर जाता है तो ये प्रवेशन लैंगिक हमला है, उसी का गंभीर रूप। डिसेबल पर्सन है, डिसेबल बच्चा है, उसके साथ में वही हमला किया, वही अपराध किया जा रहा है। एक से एक या एक से अधिक बार की, मतलब सॉरी, एक बार किया गया तो इसमें आ जाएगा, एक से अधिक बार किया गया वही अपराध तो कई बार किया गया तो गुरुतर श्रेणी में चला गया। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ में ये अपराध किया गया तो वो नॉर्मल में न जाकर वो भी गुरुतर श्रेणी में जाएगा। इतनी सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बस समझने के लिए आपको जानना जरूरी, ठीक है। और इसमें भी लाइक नॉर्मली किसी ने किया लेकिन उसके बाद बच्चे को निर्वस्त्र कर दिया, सार्वजनिक रूप से लोगों पब्लिकली बच्चे को निर्वस्त्र कर दिया तो भी गंभीर श्रेणी में चला गया। तो इतने बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं कहूँ तो ABCD से लेके U तक दिया गया पूरा ऐसे करके, तो गुरुतर श्रेणी में हो जाता है। तो ऐसे ही लैंगिक हमला भी नॉर्मल जो होगा, लैंगिक हमला, एक मिनट, लैंगिक हमला जो नॉर्मल होगा उसी का बड़ा रूप, जितना मैंने बताया, पुलिस अधिकारी होते हुए, सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए, ये होते हुए, वो होते हुए, लैंगिक हमला जो करेगा वो गुरुतर श्रेणी में चला जाएगा। लैंगिक हमला में अगर हम कहें तो लैंगिक आशय से बालक को टच करना, यहाँ पे टच हो जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट, टच करना, ठीक है, सेक्सुअल इंटेंट के साथ में उसके शरीर के किसी पार्ट को टच करना, तो वो इसके अंतर्गत में आ जाता है, ठीक है। या कोई भी कार्य लैंगिक रूप से जिससे शारीरिक संपर्क हो, तो बैड टच की स्थिति अगर हम कहें तो लैंगिक हमला हो जाता है। और वही जितने सारे कंडीशन गुरुतर वाले में बताया उतने सारे कंडीशन यहाँ भी अगर किया जाता है तो गुरुतर श्रेणी में चला जाएगा लैंगिक हमला, ठीक है। ये हो गया 9 में। 11 में है लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न जो आपने BNS में पढ़ा है या IPC में 354 ABCD करके था ना, वहां पे पढ़ा था, वही लैंगिक उत्पीड़न यहाँ भी आ जाता है कि कोई शब्द आप ऐसा कमेंट पास कर रहे हो, या कोई शारीरिक अंग, मतलब अंग विच्छेद, अंग विच्छेद मतलब हाथ से कोई इशारा दिखा रहे हो, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो, शरीर के कोई भाग को दिखाते हो, या कोई शब्द ऐसा बोलते हो सुना जाता है, या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा, या मतलब यहाँ पे सीधे चीज है किसको, बालक को। वहां पे महिलाओं के बारे में था लैंगिक उत्पीड़न, यहाँ पे बालक के बारे में। बालक मतलब 18 वर्ष से कोई भी कम, लड़की लड़का कोई भी, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया। अश्लील प्रयोजन के लिए मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है, ठीक है, प्रारूप, किसी प्रारूप में या मीडिया में किसी बालक को कोई भी वस्तु दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी भी रूप से बार बार पीछा करना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतलब सोशल मीडिया पे बालक है तो उसका पीछा करना, हर जगह पे मैसेज करना, परेशान करना, सारी चीजें। या वो किसी, एक मिनट, ठीक है, तो इतनी सारी चीजें, मतलब लाइक पीछा करना, उसके सामने कोई गलत कमेंट पास करना, ऐसी सारी चीजें, वीडियोज वगैरह कुछ उपयोग करने की धमकी देना, किसी भाग या बालक को लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्गत होने का, अच्छा किसी प्राइवेट कार्य में है उसका फोटो वीडियो बना लेना और
उसे धमकी दे, ब्लैकमेल करना कि हम फैला देंगे इसको, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और या कहता किसी बालक को कि चलो ऐसा काम कर लो, तुमको पैसा मिलेगा, तो लाइक बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत में लैंगिक उत्पीड़न में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत में आ जाएगा। अब ये हुआ हमारा तो डेफिनेशन वाले में, ठीक है। अब उसका पनिशमेंट हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो प्रवेशन लैंगिक हमला जो हम बात करें धारा 3 में दिया गया है, तो उसका पनिशमेंट क्या है? उसका पनिशमेंट धारा 4 में दिया गया है, सजा उसका। और कितना सजा दिया गया है? कम से कम 10 साल का पनिशमेंट, यानी कम से कम 10, यानी शुरुआत 10 साल से होगा, उससे नीचे का पनिशमेंट मिलेगा ही नहीं, से आजीवन कारावास तक को, ध्यान देना। 10 से कम नहीं होगा, यानी 10 से शुरू होके आजीवन कारावास के बीच में जज जो मन करे वो सजा दे सकता है, 10 से कम नहीं। और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा, ठीक है। फिर बात हुआ सेक्शन 5 में गुरुतर श्रेणी का। अगर ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है तो उसी का 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना की स्थिति में क्या होगा? 20 साल कम से कम सजा, यानी 20 साल या उससे अधिक का सजा दिया जाएगा, कम से कम 20 से नीचे आएंगे ही नहीं। से आजीवन कारावास तक का कारावास दे सकते हैं, या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ये ध्यान दीजिएगा कि उसका खतरनाक अपराध किया गया, किसका? प्रवेशन लैंगिक हमला से गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया, तो कम से कम 20 साल की सजा से आजीवन कारावास तक का सजा दे सकता है, साथ में जुर्माना, या फिर फांसी की सजा भी दे सकता है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये हुआ। फिर धारा 7 बात करता है लैंगिक हमला का, और लैंगिक हमला का पनिशमेंट क्या है? धारा 8 में दिया गया है। और धारा 8 में लैंगिक हमला का पनिशमेंट क्या दिया गया है? 3 साल से 5 साल के बीच में कोई भी सजा दिया जा सकता है। 3 साल से कम नहीं, 5 साल से ज्यादा नहीं, यानी 3 से 5 साल तक का कोई भी कारावास दिया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को, ध्यान देना। 3 से कम नहीं, 5 से ज्यादा नहीं, 5 तक का हो सकेगा। तो 3 कम से कम, 5 अधिक से अधिक, तो 3 से लेके 5 तक सजा दे सकते हैं, 3 से कम नहीं, 5 से ज्यादा नहीं, अगर कोई लैंगिक हमला करता है। साथ में जुर्माना हर जगह है। अगर यही चीज कोई गुरुतर श्रेणी का लैंगिक हमला कर दे, तो गुरुतर श्रेणी का करता है तो मैंने बताया पनिशमेंट वहां पे बढ़ जाएगा। तो वहां तो नॉर्मल में 3 से 5 था, तो इसमें 5 से 7 वर्ष तक का, कम से कम 5, अधिक से अधिक 7 वर्ष का सजा, साथ ही साथ जुर्माना। और लैंगिक उत्पीड़न कोई करता है, सेक्सुअल हरासमेंट कोई करता है, तो इसमें अधिकतम 3 साल तक, यानी 3 साल तक का सजा है। 1 दिन से लेके 3 साल के बीच में जो मन करे वो सजा दे सकता है जज, और साथ ही साथ जुर्माना भी। तो ये हुआ हमारा धारा 12 तक। तो ये तो खैर ध्यान में रखना ही था। चैप्टर 3 में आता है, खैर उसका चैप्टर मत याद, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। धारा 13 है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग, बालक का उपयोग। ये अश्लील प्रयोजन क्या? चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो ऊपर मैंने बताया था। तो उसके लिए अगर बालक का कहीं भी उपयोग लाया जा रहा है, किसी एड में, किसी चैनल पर, टेलीविजन चैनल पर, इंटरनेट पर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित कार्यक्रम पे, विज्ञापन में, एड वगैरह जिसे कहते हैं, या किसी भी रूप में कि तुम्हें पैसा मिलेगा, या किसी भी रूप में पर्सनल यूज के लिए भी, या किसी भी रूप में, या कुछ भी हो, अगर वहां पे बालक के अंगों का प्रदर्शन किया जा रहा है, अंगों का मतलब सेक्सुअल ऑर्गन, या किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों को करने किया जा रहा है, चाहे जैसा भी हो, या बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो इंटरनेट पे या किसी भी माध्यम में हो। यानी कि अगर बच्चे का अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो कब किया जा रहा है, तो उसका जो मैंने तरीका बताया, तो ऐसा कोई व्यक्ति वो बालक के अश्लील प्रयोजन के उपयोग के अपराध का दोषी होगा, जो इस तरह से बच्चे का यूज कर रहा है, जहां बच्चे के अंगों का प्रदर्शन किया जाए, ये वास्तविक या लैंगिक रूप से, नकली रूप से, किसी भी रूप में यूज किया जाए बच्चे का, या अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना, बच्चे को दिखाना अश्लील रूप से या अशोभनीय रूप से। तो ऐसा कोई भी करता है, चाहे वो मीडिया हो या टेलीविजन चैनल हो या कोई भी हो, तो वो कहलाएगा कि अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग कर रहा है, ठीक है। और उसका दंड दिया गया है धारा 14 में।
कम से कम 5 साल का सजा, यानी अधिकतम यहाँ पे सजा नहीं दिया गया, अधिकतम जो मन करे हो, कम से कम 5 साल का सजा। लेकिन कोई फिर से करके आता है वही अपराध तो कम से कम 7 साल का सजा है। ये हो गया अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग। अब बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। अब अश्लील सामग्री का भंडारण के लिए दंड यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है अब जो मोबाइल वगैरह में या किसी भी रूप में अपने मोबाइल में स्टोर रखा जाता है, किस चीज से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड अश्लील सामग्री है, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी अगर है किसी के पास, भेज रहा है, शेयर कर रहा है या कहीं से भी आया तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट ना करने के बदले वो क्या किया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है, उसे मिटा नहीं रहा है या नष्ट नहीं करके उसे अपने पास रख रहा है या शेयर कर रहा है, ठीक है। और असफल रहता है उसे रिपोर्ट करने के लिए, एक अधिकारी जो इसके लिए एक्ट के लिए नियुक्त होता है उसको रिपोर्ट नहीं करता। तो यानी पे यहाँ पे क्या गलती है कि आपके पास गलती से चाइल्ड से रिलेटेड अगर अश्लील सामग्री कुछ भी आ भी जाती है ना अगर आपके मोबाइल में, खैर कोई तो जान नहीं सकता है, लेकिन आ भी गया ना तो ये आपका कर्तव्य ड्यूटी है कि आप जाइए उस अधिकारी को बताइए और उसको रिपोर्ट कीजिए। वैसे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके फोन में आया, लेकिन पता चल गया तो आप उसके लिए 5,000 रुपए का जुर्माना भरोगे। आ भी गया आपके फोन में तो, आपके फोन में स्टोर भी है तो, आप किसी से शेयर कर रहे हो या किसी भी रूप में आप रखते हो, मिटाने के लिए या नष्ट करने के लिए आप कोई काम नहीं करते हो, असफल रहते हो तो 5,000 रुपए जुर्माना पहली बार में, फिर से वही चीज होता है तो 10,000 रुपए जुर्माना। ये आजकल आम बात हो गई है, कुछ खत्म नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है, मतलब ये सिर्फ धाराएं सिर्फ कानून में रह जा रही हैं। खैर अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4, हमने 15 तक देखा। अब यहाँ पे हम 16 देखते हैं। 16 में किसी अपराध का दुष्प्रेरण, इस एक्ट वाले अपराधों का दुष्प्रेरण किया जाए, जैसे आईपीसी में हमने, बीएनएस में हमने दुष्प्रेरण देखा था, वही दुष्प्रेरण यहाँ पर भी हो जाएगा। और उसका दंड क्या होगा तो धारा 17 में दिया गया है। तो जिस अपराध का आपने दुष्प्रेरण किया उसी की तरह दंड दिया जाएगा। मान लो आपने किसी को उत्प्रेरित किया कि जाके बच्चे को लैंगिक सेक्सुअल हरासमेंट करो, उस बच्चे का हरासमेंट करो, आपने किसी को उकसाया, वो जाके करता है चाहे ना करता हो, याद है आपको कि दुष्प्रेरण कंप्लीट हो जाता है, आपको भी वही दंड दिया जाएगा जो सेक्सुअल हरासमेंट का दंड होगा। आपने उकसाया तो आपको भी वही दंड दिया जाएगा, ठीक है। किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न, अटेम्प्ट अगर किया जाता है तो अगर आपको बीएनएस की धारा 62 अगर याद है तो वही अटेम्प्ट का पनिशमेंट यहाँ पर भी है कि आजीवन कारावास का आधा दे दिया जाएगा पनिशमेंट के रूप में, या अपराध की जो सजा होगी उसका आधा। अब मान लो किसी में इसमें था 3 साल, मैक्सिमम 3 साल, तो इसका अगर कोई प्रयत्न करता है लैंगिक उत्पीड़न का, सेक्सुअल हरासमेंट का अटेम्प्ट करता है तो कितना सजा दिया जाएगा, 1.5 साल दिया जाएगा। और किसी का आजीवन कारावास का सजा देना है, आजीवन कारावास है किसी का, किसी अपराध का, जैसे यहाँ पे था अपराध, इसमें आजीवन कारावास है, अधिकतम अवधि का सजा आजीवन है, तो आजीवन का आधा, तो आजीवन कारावास याद होगा आप लोगों को बीएनएस में 20 साल गिना जाता है, जब भी भिन्न के रूप में गिना जाना हो तो 20 साल के रूप में गिना जाता है, तो आजीवन का आधा नहीं 10 साल मान लिया जाएगा उसका अटेम्प्ट आपने किया है तो। क्योंकि किसी का अटेम्प्ट का अगर कब यहाँ पे देखा जाता है, जब एक्ट में कहीं नहीं दिया होता है, तो इस एक्ट में तो कहीं नहीं दिया गया, बीएनएस में तो हर जगह का चोरी का, सॉरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड अलग से दिया हुआ था, लेकिन चोरी वगैरह का नहीं दिया हुआ था, तो चोरी वगैरह 62 में चले जाते, तो यहाँ पे वही सेम दंड है। धारा 19 में अपराधों को रिपोर्ट करने के बारे में दिया गया कि आप रिपोर्ट कीजिए, आपको ऐसा अपराध हो रहा है, आपको आशंका है कि ऐसा कुछ हो रहा है बच्चे के साथ में, इस एक्ट के अधीन कोई अपराध हो रहा है, या अपराध की जानकारी हुई आपको कि ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको उसकी सूचना देनी होगी विशेष किशोर पुलिस यूनिट को, या लोकल पुलिस स्टेशन जो आपका है वहां पे आपको रिपोर्ट करना होता है। लग रहा है कि आशंका है कि ऐसा अपराध हो सकता है किसी बच्चे के साथ में इस एक्ट का, या हुआ हो अपराध, तो आप जाओगे जानकारी दोगे किसको, विशेष किशोर पुलिस यूनिट जो होता है, जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो होता है, स्पेशल रूप से बना होता है, क्योंकि हमको जानकारी नहीं मिलता तो स्थानीय पुलिस को दिया जाता है जानकारी। क्लॉज 2 में है एफआईआर दर्ज की जाएगी, और आप सद्भावना पूर्वक जानकारी दिए हो तो आपके ऊपर कोई केस नहीं किया जाएगा। सद्भावना पूर्वक मतलब
आपको लगा कि हाँ सच में ऐसा कुछ हो सकता है उस बच्चे के साथ में, तब आप गए हो वहां पे, जानबूझकर नहीं केस करने गए हो कि चलो किसी को फंसा दें उसके चक्कर में कि बच्चे को परेशान कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, फंसा दें हम, उस लिए गए हो तो केस चलाया जा सकेगा। लेकिन आपने सद्भावना पूर्वक जानकारी दिया, भले ही जानकारी झूठी निकली तो आपके ऊपर कोई केस नहीं किया जाएगा। मामले को रिपोर्ट के लिए मीडिया, स्टूडियो व फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। कोई होटल है, मीडिया है, लॉज है, अस्पताल है, क्लब, स्टूडियो है या फोटो चित्रण का सुविधा जहां पर भी है, वहां के कर्मचारी जो हैं या कोई भी जो काम कर रहा है वहां पे, अगर किसी सामग्री या वस्तु के माध्यम से कोई भी इस एक्ट के अधीन अपराध हो रहा है तो ध्यान देना, इस एक्ट के अधीन कोई भी लैंगिक शोषण किसी बच्चे का हो रहा है, किसी बच्चे का, बालक का लैंगिक शोषण हो रहा है सामग्री के माध्यम से या वस्तु के माध्यम से, के उपयोग के माध्यम से, कहां पे, मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल या क्लब, स्टूडियो, फोटो चित्रण सुविधाओं का कहीं कोई भी कर्मचारी है, तो वो लोग ऐसी जानकारी विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को देंगे। अगर नहीं देते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट दिया गया कि मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। हमें भी दंड मिलेगा अगर यहाँ पे हम नहीं बता पाते हैं तो। 19-20 में दंड दिया गया, 6 महीने कारावास या जुर्माना या दोनों। यहाँ पे बड़ा खतरनाक प्रोविजन है, जानिए, ध्यान दीजिए कि हमें भी बताना होता है कि अगर ऐसा कुछ अपराध हुआ है तो हमें बताना चाहिए, हमें ज्ञान में है तो। अगर पता चल जाता है पुलिस को ऐसा होने के बाद भी हमने नहीं बताया तो हमारे लिए पनिशमेंट है। तो ये मीडिया, लॉज या सारी चीज अगर बताने में असफल रहते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट भी है, 6 महीने या जुर्माना या दोनों। और हमारे लिए भी यही चीज है, 6 महीने कारावास या जुर्माना या दोनों। कोई कंपनी या संस्था का भार साधक विफल रहता है, कंपनी का इंचार्ज जो है या वहां का जो हेड है या जो इंचार्ज है, वहां पर कुछ ऐसा इस एक्ट के तहत बच्चे का शोषण किया जा रहा है, मतलब इस एक्ट में जो अपराध दिए गए हैं, बच्चे का कहीं पे शोषण हो रहा है तो विफल रहता है, जानकारी नहीं दे पाता इस एक्ट के अधीन पुलिस को या कहीं भी जहां बताया गया विशेष किशोर पुलिस यूनिट को, तो उसे पनिशमेंट 1 साल प्लस जुर्माना। बालकों को यह नियम लागू नहीं होता। कोई बच्चा जानता है, मतलब मान लो कोई 18 साल से छोटा बच्चा है, वह जानता है कि उस बच्चे के साथ अपराध हो रहा है, वो भी 18 से छोटा है और 18 से छोटा के साथ में अपराध हुआ। मान लो मेरा उम्र 18 से कम है और मुझे पता है कि सामने वाले बच्चे के साथ में हरासमेंट हो रहा है या शोषण हो रहा है, मैं नहीं जाता हूँ पुलिस को बताने, तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बच्चों को छूट दिया गया है कि वो नहीं आके रिपोर्ट करते हैं, तो कोई इश्यू नहीं। आप जाके झूठा कंप्लेंट करते, झूठा परिवाद या मिथ्या सूचना करते हो तो वहां पे भी दंड। आप किसी का अपमान करने के आशय से, धमकाने के आशय से या मानहानि के आशय से झूठा सूचना या कंप्लेंट देते हो तो 6 महीने कारावास या जुर्माना का दंड दिया गया है। बालक पर दंड नहीं दिया जाए, बालक हो तो नहीं। जो बालक नहीं है और बालक के विरुद्ध मिथ्या परिवाद या सूचना देता है, देखो यहाँ पे उसका दंड बढ़ जाएगा, उसको 6 महीने ना करके 1 वर्ष का दंड या फाइन। मैं क्या करूं, मैं तो बालक नहीं हूं, मेरा नाम ए है, कोई बी नामक बच्चा है, वो सी नामक बच्चे का शोषण कर रहा है, दोनों ये सब बच्चे हैं, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूं। मैं जानबूझकर बी को फंसाने के लिए जाके कंप्लेंट कर देता हूं कि बी बच्चा जो है वो सी बच्चे को शोषण कर रहा है। तो उस दशा में जो बालक नहीं है, बालक के विरुद्ध झूठा सूचना दिया मैंने, इस बालक के बी के विरुद्ध झूठा सूचना दिया कि बी सी को हरास कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो मुझे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, 1 वर्ष का दंड या फाइन दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये हर जगह दंड याद रखना जरूरी नहीं है कि कितना कितना दंड दिया जाएगा। जो ऊपर सारे दंड थे वो ध्यान में रख लेना, यहाँ रिपोर्ट नहीं करने पे ये 6 महीने याद रख लेना। ठीक है, अब आता है बालक के कथन को, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाना। बालक के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है तो बालक 24 में बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना, जब पुलिस के सामने, ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, तो पुलिस के सामने जब बच्चे को ले जाया जाएगा तो महिला पुलिस अधिकारी जो एसआई से नीचे की ना हो, एसआई हो या तो उससे ऊपर के पद की हो, तो कहाँ पे, जहां बालक निवास करता है या बालक के लिए सुगम स्थान, यहाँ से सुगम स्थान नहीं लिखा मैंने, सुगम स्थान, आसान स्थान हो जो बालक के लिए ठीक लगे जो, ठीक है, तो वहां पे लिखा जाएगा, यहाँ पे जाके उसका कथन जो स्टेटमेंट होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरा क्लॉज कहता है पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं रहेगा। पहला चीज, ये चीज ध्यान में रखना है कि पुलिस जो स्टेटमेंट लिख रही है, महिला पुलिस अधिकारी, वो वर्दी में नहीं रहेगी, साधारण ड्रेस में रहेगी।
इन्वेस्टिगेशन करने वाला पुलिस अधिकारी क्या करेगा, परीक्षा जब उसका कर रहा होगा, बच्चे का स्टेटमेंट लिख रहा होगा, ये महिला पुलिस अधिकारी जो स्टेटमेंट लिख रही होगी, उस समय यह ध्यान रखेगी कि जो अभियुक्त है वो बच्चे के संपर्क में ना आए। जिसने अपराध किया है वो बच्चे के संपर्क में आ जाएगा तो बच्चे को डरा धमका देगा या कुछ कर देगा तो बच्चा नहीं बता पाएगा। तो वो चीज ध्यान में रखा जाएगा कि बच्चा ना आए। चौथे क्लॉज में कहता है बच्चे को रात में पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। और पांचवा कहता है पब्लिक या मीडिया से बालक के पहचान का संरक्षण, कि पब्लिक या मीडिया को ना बताया जाए बच्चे का, बालक का नाम क्या है। ये तो हो गया पुलिस के सामने। आपको याद है पुलिस के सामने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने सारी चीजें होती है। मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेख। यदि कथन, अब ये याद होगा आपको, सीआरपीसी 164 है तो बीएनएस का धारा 183, मेरे ख्याल से 183 ही होना चाहिए। मजिस्ट्रेट जो स्टेटमेंट दर्ज करता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 183 ही होना चाहिए। हाँ 183 ही है, श्योर हूं। तो मजिस्ट्रेट द्वारा बालकों के कथन को, बोले गए कथन को अभिलिखित किया जाना, चाहे कन्फेशन हो चाहे कुछ भी हो, वहां पे कुछ भी किया जा रहा है तो वो नोट डाउन किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, चाहे पीड़ित का हो चाहे अभियुक्त का हो, किसी का भी हो। परंतु अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में न होने पर रिकॉर्ड कर सकेगा। मान लो अभियुक्त का एडवोकेट ना हो तो भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, अधिवक्ता उपस्थिति जरूरी नहीं है। अभिलिखित किए जाने के संबंध में कुछ अन्य प्रोविजन दिए गए हैं। जो रिकॉर्ड करेगा उस समय के लिए कुछ अदर प्रोविजन भी दिए गए हैं कि बच्चा जब रिकॉर्ड किया जा रहा है तो बच्चे के माता पिता वहां पे हो या जिस पर भरोसा करता हो वहां पे हो, उसके सामने ट्रांसलेटर हो, वहां पे दो भाषा जो जानता वो हो, और सहायता रिकॉर्डिंग के समय होने चाहिए। ये दोनों में से कोई भी, ये कोई भी एक या दोनों हो। बालक अगर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से डिसेबल है, जैसे बोल नहीं पाता है तो हाथ के इशारे से, कभी कभी वो लैंग्वेज होता है ना हाथ के इशारे से, जो बोल नहीं सकते हैं बच्चे, उनके लिए तरीका होता है हाथ से बोलते हैं, इशारों से बताते हैं। तो ऐसे किसी स्पेशल शिक्षक को, एजुकेटर को ले आया जाएगा ताकि वो समझ पाए उस बच्चे को, या बालक से सुपरिचित किसी व्यक्ति को ले आया जाएगा, या उस फील्ड का जो एक्सपर्ट होगा उसको लाया जाएगा ताकि बच्चा क्या कहना चाह रहा है बता सके। इसका रिकॉर्डिंग किया जाएगा, वही ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से। फिर इसके बाद बालक की चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी। ध्यान देना, वही सीआरपीसी 164 ए कह लें तो अब इस समय बीएनएसएस का 184 हो गया है। वही रेप वाला जहां पे था वही वाला। तो बालकों की चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी, चाहे रिपोर्ट लिखी गई हो या ना लिखी गई हो। बालिका है तो महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी, ये चीज यहाँ पे है। चिकित्सीय परीक्षा माता पिता या अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में होगा, ये भी कह दिया गया 27 में। 28 में अब देखो तीसरा चीज था इस एक्ट का, मतलब तीन चीजों, पहला तो प्रोटेक्ट करना बच्चे को, दूसरा चीज स्पेशल कोर्ट की स्थापना करना। तो अब वो स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, विशेष न्यायालय को अभिहित किया जाना, बनाया जाना, स्थापना किया जाना। तो कुछ खास नहीं किया जाता है, जो सेशन कोर्ट होता है ना उसी को, जब वो सॉरी इस एक्ट के मामलों को देख रहा होता है, पॉक्सो का मामला देख रहा होता है, तो स्पेशल कोर्ट बन जाता है। तो त्वरित विचार के लिए, फास्ट ट्रायल के लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से, देखो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श लेगा, जरूरी नहीं है कि माने। प्रत्येक जिले में जो सेशन न्यायालय है उसको विशेष न्यायालय होने के लिए अभिहित कर देगा, मतलब जो सेशन कोर्ट होगा उसे विशेष न्यायालय बना देगा। वही सेशन जज जो है, सेशन कोर्ट जो है, जब इस एक्ट के मामलों को देख रहा होगा, पॉक्सो के मामलों को देख रहा होगा, तो वो कोर्ट क्या कहलाएगा, वो पॉक्सो कोर्ट कहलाएगा या स्पेशल कोर्ट कहलाएगा। सेशन कोर्ट ही जब पॉक्सो के मामलों को देख रहा होगा तो स्पेशल कोर्ट कहलाएगा। 28 में हो गया। 29 में कोर्ट के लिए कुछ प्रोविजन दिया गया है प्रिज्यूम करने के लिए। उपधारा करेगी, सेल्फ प्रिज्यूम दिया गया है। देखो जब इस एक्ट का अपराध होता है 3, 5, 7, 9, 11 वाला नहीं, लैंगिक उत्पीड़न छोड़ के, प्रवेशन, गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला और गुरुतर लैंगिक हमला, 3, 5, 7, 9 के अगर अपराध होते हैं तो धारा 29 कहती है, या उसका दुष्प्रयोग हुआ या प्रयत्न हुआ है, तो कोर्ट यह मानकर चलेगी, यह प्रिज्यूम करेगी, सेल्फ प्रिज्यूम की वो दोषी है, उस व्यक्ति ने वो अपराध किया है, पहली बार कोर्ट में लाया गया, कोई साक्ष्य वगैरह नहीं दिया गया, तब भी कोर्ट यह पहली बार में मान के चलेगी कि उसने अपराध किया है। अब उसी के, यानी कि सबूत का भार अब उसी के ऊपर होगा, उस व्यक्ति के ऊपर होगा जिसके ऊपर आरोप लगाया गया इस एक्ट के ऊपर। केस स्टार्ट होते ही उसी के ऊपर यह सबूत का भार रहेगा कि वो साबित करे कि उसने अपराध नहीं किया है, जब तक वो खंडन ना करे।
तो खतरनाक चीज है कि जो केस करता है जनरली वही साबित करता है, लेकिन यहाँ पे जो केस कर रहा है वो तो बचा हुआ है, सामने वाली पार्टी को दोषी मान लिया गया है। केस शुरुआत होते ही माना जाएगा कि उसने हरासमेंट किया, मतलब उसने ये धारा 3, 5, 7, 9 के अपराध किया है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे 29 में बताया गया है। उसके मानसिक दशा की उपधारणा के बारे में 30 में दिया गया कि अभियुक्त जब तक खंडन ना करे कि नहीं है, ये भी माना जाएगा कि उसकी मेंसरिया था उसका अपराध को करने के लिए। 31 कह रहा है स्पेशल कोर्ट के लिए वही बीएनएसएस के प्रोविजन लागू होंगे, जो बीएनएसएस में प्रोविजन दिया गया है वही प्रोविजन इसके प्रोसीजर के लिए भी अप्लाई होंगे स्पेशल कोर्ट के लिए। अब मान लो ये स्पेशल कोर्ट बन जाएगा ना, तो स्पेशल कोर्ट के लिए स्पेशल लोक अभियोजक भी चाहिए। जैसा कि आपको याद है एपीओ जो होते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में होते हैं, ये सेशन कोर्ट को बनाया गया विशेष न्यायालय। तो और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या चाहिए होता है, लोक अभियोजक। तो ये क्योंकि स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल कोर्ट के लिए स्पेशल लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो राज्य सरकार नियुक्त करती है। प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक नियुक्ति करती है। हर विशेष कोर्ट जो होगा, यानी सेशन कोर्ट जब पॉक्सो का मामला देख रहा होगा, किसी एक व्यक्ति को क्या किया जाएगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया जाएगा। वही जो वहां पे था एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस यहाँ पर भी है। बीएनएस में जो था, बीएनएसएस में 7 साल का प्रैक्टिस एडवोकेट के रूप में। ठीक है, स्पेशल वहां पे 10 साल था, नॉर्मल 7 साल का था। तो यहाँ पे नॉर्मल ये यहाँ के इस एक्ट के लिए तो 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस किया गया। अब उस विशेष न्यायालय जो है उसकी प्रक्रिया, उसकी शक्तियों को दिया गया है यहाँ पे धारा 33 में। विशेष न्यायालय की प्रक्रिया क्या होगी, अपराध का संज्ञान वो कैसे लेगा, कंप्लेंट पर या पुलिस रिपोर्ट पर। तो यानी एफआईआर हुआ हो या डायरेक्ट कंप्लेंट हुआ हो, तो दोनों के आधार पर संज्ञान ले सकता है यहाँ का जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट। बालक को साक्ष्य के लिए बार बार नहीं बुलाया जाएगा, बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी। स्पेशल कोर्ट 3 आदेश दे सकता है, दंड, पुनर्वास, प्रतिकर का संज्ञाय। सुधारने के लिए पुनर्वास, दंड, पनिशमेंट और प्रतिकर कंपनसेशन। 9वां क्लॉज 8वें क्लॉज में था, 9वें क्लॉज में था स्पेशल कोर्ट को सेशन कोर्ट की पावर होगी, वह उसी तरह काम करेगा। मतलब इसके पास जो पावर होगा किसी को बुलाने का, लाने का या आदेश देने का, कुछ सेशन कोर्ट की तरह पावर होगा। धारा 34 में बच्चे के एज का निर्धारण करना, बच्चे का आयु का निर्धारण करना, डिसाइड किया जाएगा कि बच्चा 18 साल से कम है कि नहीं। ठीक है, तो अगर कोई अपराध बालक द्वारा किया जाता है तो उस पर कार्य जुवेनाइल एक्ट द्वारा काम किया जाएगा। और अगर बात किया जाता है कि अगर कोई बालक द्वारा अपराध किया गया, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा अपराध किया है, सॉरी 18 माइनस इस एक्ट के का अपराध किया है, तो जुवेनाइल एक्ट वहां पे अप्लाई होगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, उसके थ्रू उस पर कार्यवाही किया जाएगा। मतलब 18 से कम आयु का बच्चा है, उसके द्वारा अपराध किया गया तो वहां पे। लेकिन अगर यहाँ पे आयु का प्रश्न आता है तो कोर्ट में कार्यवाही के दौरान आयु का प्रश्न कि बालक है या नहीं, स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो 18 से कम है कि नहीं। कौन डिसाइड करेगा, वो स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगा। बालक के साक्ष्य को जिस दिन संज्ञान लेगा कोर्ट, उससे 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड करेगा। और मामले का निपटारा जिस दिन मतलब शुरू होता है सब कुछ, संज्ञान लिया जाता है, उस 1 वर्ष के भीतर किया जाएगा। मामले का निपटारा 1 साल के भीतर और साक्ष्य रिकॉर्ड किया जाएगा 30 दिन के अंदर। मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, मतलब आप देखोगे तो पॉक्सो का मैटर चलता रहता है। साक्ष्य देते समय बच्चे को दूर रखना अभियुक्त से, बच्चा देख लेगा तो डरेगा या संकोच करेगा। ट्रायल जो होगा बंद कमरे में संचालन किया जाएगा। ठीक है, बंद कमरे में, ना कि ओपन कोर्ट में। बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय वही ट्रांसलेटर, वहां पे जब मजिस्ट्रेट लिख रहा था तो ट्रांसलेटर वगैरह की जरूरत, विशेषज्ञ वगैरह की जरूरत थी। यहाँ पे कोर्ट में जब साक्ष्य लिया जा रहा है, वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने, यहाँ पे कोर्ट में जब लिखा जा रहा है, साक्ष्य वगैरह रिकॉर्ड किया जा रहा है, बालक डिसेबल है तो विशेष शिक्षक का, बालक से परिचित व्यक्ति का, उस क्षेत्र का विशेषज्ञ कोई हो। 26 में जो ट्रायल का है वही यहाँ पे भी। ठीक है, 26 में जो दिया गया था। 39 में विशेषज्ञ की सहायता के लिए निर्देश। जब राज्य सरकार बनाएगी नियम, पूर्व विचार और विचार के प्रक्रम पे अगर कोई भी विशेषज्ञ की सहायता लेनी है, स्पेशल कोर्ट को विशेषज्ञ व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है कि यहाँ पे बच्चे का मैटर है तो ये ऐसा है, क्या है, वैसा है, इसके करने से ऐसा होगा, वैसा होगा, तो उसकी जरूरत पड़ती है तो विशेषज्ञ की सहायता पा सकता है। 40 में विधिक प्रैक्टिशनर, विधिक सलाहकार या विधिक जो भी काम कर रहे होते हैं, उनकी सहायता लेने का बालक को अधिकार है। बालक या उसके फैमिली या जो गार्जियन है वो विधिक प्रैक्टिशनर की सहायता ले सकते हैं। लेकिन अगर रखने में असमर्थ है तो विधिक सहायता प्राधिकरण जो है वो उपलब्ध कराएगा वकील। कुछ मामलों में धारा 3 से 13 लागू नहीं होता। वही अपराध जितने मैंने बताए पांचों लागू नहीं होता कुछ मामलों में। जब माता पिता या संरक्षक की सहमति से बालक का चिकित्सीय परीक्षा हो रहा है या उपचार हो रहा है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यहाँ डॉक्टर को बचाया जा रहा है।
डॉक्टरों को बचाया जा रहा है कि डॉक्टर भी तो वही काम करता है, उसके मतलब प्राइवेट अंगों को टच करेगा, या चिकित्सा परीक्षण के दौरान प्रवेशन द्वारा लैंगिक हमला, ये सारी चीजें उसी में आ जाती हैं। तो इसलिए डॉक्टर का काम यहाँ पे बच जाता है, लागू ना होना, लागू नहीं होगा 3 से 13 तक का प्रोविजन। अगर चिकित्सा परीक्षा किया जा रहा हो, उपचार किया जा रहा हो, तो उस दौरान ये धाराएं लागू नहीं होती हैं। नहीं तो डॉक्टर का अपराध भी इसी श्रेणी में आ जाएगा, डॉक्टर का कार्य भी इसी अपराध में आ जाएगा, तो डॉक्टर को बचाव मिलता है इसी धारा से। 42 छोड़ दो कि 42A में अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना, मतलब बीएनएस में भी चल रहा है केस, यहाँ भी चल रहा है केस, तो दोनों में चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि एक जगह रुक जाएगा। पर दंड कहाँ पे दिया जाएगा, जहां ज्यादा दंड दिया होगा, पनिशमेंट जहां ज्यादा मिलेगा, बीएनएस में ज्यादा होगा पनिशमेंट तो बीएनएस का यहाँ पे पनिशमेंट ज्यादा होगा, या जिस एक्ट के थ्रू चल रहा होगा कार्यवाही, वहां पे यहाँ पे दोनों में मिला के जिसमें पनिशमेंट ज्यादा होगा वो पनिशमेंट दे दिया जाएगा उस व्यक्ति को। विरोधाभास की स्थिति है तो पॉक्सो लागू होगा। एक्ट के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग कौन करेगा कि एक्ट सही से लागू किया जा रहा है कि नहीं, तो राष्ट्रीय आयोग व राज्य आयोग इसका जानकारी लेते रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे, देख रेख करते रहेंगे कि एक्ट लागू किया जा रहा है कि नहीं। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है, कठिनाइयों को दूर करने, इस एक्ट को लागू करने में कोई कठिनाई हो रही है तो उसको भी शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति भी केंद्र सरकार की है। ये रहा आपका एक्ट समाप्त।